फल ना देगा ना सही, छाँव तो देगा वो, पेड़ बूढ़ा ही सही, उसे आंगन में रहने दो। नमस्कार दर्शकों, मैं शांभवी पोद्दार आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम अक्षयवट में। हमारा आज का जो विषय है वो है परिवार में बुजुर्ग की देखरेख किस प्रकार से करें। बुजुर्ग ये शब्द छोटा है लेकिन इसकी भावनाएं काफ़ी गहरी हैं, क्योंकि बुजुर्ग अपने परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखने का काम करते हैं। आज इसी नींव पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर लोकनाथ जी जो कि चीफ इंजीनियर हैं और डॉक्टर सरोज राय जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम अक्षयवट में। पेड़ की टहनियाँ जो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो वो पेड़ टिक नहीं पाएगा। इसी पर आधारित मेरा पहला प्रश्न मैम आपसे है कि आपने सम और विषम परिस्थितियों में माँ होने के नाते कौन कौन सी परेशानियाँ झेली? नमस्कार। एक औरत होने के नाते और पति के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए बहुत धैर्य और बहुत साहस के साथ परिवार में रहना पड़ता है। हमारे पति चीफ इंजीनियर थे, ज्वाइन किए थे तो असिस्टेंट इंजीनियर थे। इनकी काम बहुत रात तक भी चलता था और सुबह से भी चलता था। फिर बच्चों को लेकर हमारे साथ हमको अकेले रहना पड़ता था। उस स्थिति में बहुत तरह की परेशानियां आईं और उसको मुझे अकेले ही झेलना पड़ा, तो बहुत धैर्य रखना पड़ता उसके लिए। एक बार का वाकया है कि हमारे पति चले गए थे, कहीं दूसरे जगह जा रहे थे और बारिश का मौसम था। हमारा बच्चे को हम पढ़ाई करवा रहे थे और हमारा दूसरा बच्चा होने वाला था 8 महीना का। उस समय वो खेलते खेलते नाक में रबड़ घुसा लिया और हमको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैं लेकर उसी बच्चे को गोद में लेकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल गई और फिर हमारे हस्बैंड भी किसी तरह मैनेज करके मैं उनको खबर करवाई और वो आ गए। तो उस समय तो घबराहट बहुत हुई लेकिन धैर्य रखना पड़ा। जी, मेरा अगला प्रश्न सर आपसे है कि पहले के समय में और आज के समय में आप क्या फ़र्क देखते हैं, जिस प्रकार से आपका बचपन बीता और आज जैसे आप अपने बच्चों को देख रहे हैं? दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं LN राय, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता बिजली विभाग से हूँ। जो प्रश्न मुझसे किया गया है वो आज के ज़माने में सार्वभौम है और इस संदर्भ में जितना भी बोला जाए वो कम है। वस्तुतः पहले जो हम लोगों का यहाँ पर भारतीय परिवेश में सामाजिक रचना थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आज के युग में हो गया है। पहले संयुक्त परिवार होते थे और आजकल एकल परिवार की प्रवृत्ति चली है। ऐसी आवश्यकता हो गई है कि लोग अकेले अपने बच्चों के साथ रहकर दूर दूर नौकरी करते हैं। खेती गृहस्थी का काम एक तो मशीनरीज़ के चलते, दूसरी आवश्यकता के चलते और तीसरी सुविधा और असुविधा के चलते काफ़ी कम लोग पसंद करते हैं कि गांव में रहें और एकल परिवार में रहें। इसलिए बुज़ुर्गों को इस हालत में थोड़ी परेशानी हो रही है। पहले ऐसी बात नहीं थी। पूरा जब सम्मिलित परिवार एक साथ रहता था तो उसमें बुज़ुर्गों की देख रेख, उनकी बीमारी, सेवा, खान पान, इसकी चिंता सबों को रहती थी। कहीं कोई कमी होती थी तो दूसरा सदस्य उसको संभाल लेता था। लेकिन आजकल के एकल परिवार और एकल परिवेश में ये सुविधा ख़त्म है। अलग अलग बच्चे रहते हैं। बच्चों का लाख लगाव अपने पिता माता से होता है, लेकिन उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जिसमें कि बहुत लोग तो कर लेते हैं और बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं जो पूर्ण देखभाल संतुष्टिपूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो कुछ परिवेश की भी मजबूरी है और बच्चों की भी मजबूरी है। इस परिवेश में हमारे समझ से बुज़ुर्गों को भी एडजस्ट करना चाहिए और बाल बच्चों को भी स्थिति को भांपना चाहिए, उनका भी थोड़ा समावेश आवश्यक है। हमारे समझ से दोनों तरफ की समझदारी इसमें ज़्यादा योगदान देगी और समाज में सुधार आएगा।
हाँ सर, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे जानबूझ के, लेकिन इस बार कई बार होता है कि जो बच्चे जानबूझ के जो अपने पेरेंट्स हैं उनको नज़रअंदाज करने लगते हैं। कई बार तो वक्त की कमी होती है, कई बार ऐसा जानबूझ कर किया जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आप सही बता रही हैं। ऐसी शिकायत आजकल आस पड़ोस में चाहे सुनने में मिलती है कि बच्चे जानबूझ करके ऐसा करते हैं और माँ बाप को नेगलेक्ट करते हैं। तो ये तो थोड़ी कमी या इस तरह की शिकायत होने का वजह एक तो बच्चे के अपने संस्कार में है, जो वस्तुतः कहा जाए तो माँ बाप की ही देन है। उनकी परवरिश में ये ध्यान रखा गया होता, उनका संस्कार वो थोड़ा उत्कृष्ट टाइप या उत्कृष्ट कोटि का कराया जाता तो ये परेशानी नहीं होती। हमारा जो समाज है वो भारतीय समाज और भारतीय परिवेश में, उसमें बच्चों के परवरिश पर शुरू से ही ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसी परेशानी आगे चलकर नहीं आए। दूसरी बात इसमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए बुजुर्गों को कि आवश्यकता से अधिक उम्मीद इस व्यस्तम जीवन में अपने बच्चों से नहीं रखें और उन पर उतना ही आश्रित हों जितना कि आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक उन पर लोड न दें और कुछ अपने को उस परिवेश में समायोजित करने की चेष्टा करें। थोड़ी बहुत परेशानी होती है जिसे नज़रअंदाज करना चाहिए और अपना रिश्ता सुंदर बरकरार रखना चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा चाहिए कि वो ध्यान दें, माँ बाप बूढ़े हो चले हैं, बहुत सी चीज़ ऐसी है जिस पर उनको उतना ध्यान न दे करके अगर उनसे कुछ गड़बड़ी भी हो जाए या कुछ शारीरिक दुर्बलता के चलते, परेशानी के चलते बच्चों को परेशानी भी होती है, तो उनको ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वो जो आज माँ बाप को कर रहे हैं और उनके बच्चे देख रहे हैं कि मेरे माँ बाप बच्चों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो आगे भविष्य में वो बच्चे वैसा ही उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो इस सब का ध्यान रखना चाहिए और दोनों को, माँ बाप को और बच्चों को भी आपस में समावेश रख करके अपनी सभ्यता को आगे ले जाना चाहिए। जी बिल्कुल। मैम, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी कि आपने बच्चों को किस तरह से शिक्षित करने में अपना योगदान दिया? हाँ, ये तो है, क्योंकि पति तो हमेशा व्यस्त रहता है। जब छोटे एज के बच्चे होते हैं तो माँ पर ही निर्भर होते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई माँ को ही करानी पड़ती है, या स्कूल का होमवर्क हुआ या जो भी हुआ। तो और जब माँ अलग हो जाती है, जैसे उसका एजुकेशन थोड़ा कम पड़ जाता है, बच्चे हाई लेवल पर चले जाते हैं, तब फादर का ज़रूरी हो जाता है। अच्छा मैम, आज जो टेक्नोलॉजी है उसे वरदान माना जाता है। जो बच्चे पहले दादी नानी की कहानियाँ सुनकर बड़े होते थे, आज वो गेम्स खेलकर बड़े हो रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से दादी नानी को बच्चों से अटैच रहना चाहिए? ये जो टेक्नोलॉजी है वो आज के युग में बहुत ज़रूरी है और बच्चों को उससे सीखने के लिए उसके साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अब रही दादी नानी की बात, दादी नानी ठीक है, जब वो टेक्नोलॉजी नहीं था तो बच्चे दादी नानी के साथ खेलते थे, सोते थे, दादी नानी कहानी सुनाती थी। अब वो समय रहा नहीं, अब कंप्यूटर है, मोबाइल है, और उससे भी बच्चे सीखते हैं, लेकिन उन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए ताकि वो गलत चीज़ न देखें, गलत चीज़ न समझें। वो वरदान तो है, आज के ज़माने में युग कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, दादी नानी तो उतना नहीं सिखा सकती हैं। जी, क्या आपने अपने पोते पोती को कहानियाँ सुनाई हैं बचपन में? हाँ, मेरे पोते पोती नाती नतनी हमसे बहुत अटैच है। मेरा पोता को तो हमने ही पाला है। अच्छा। और वो बहुत अटैच है हमसे, और वो बचपन में तो सब घेर के हमारे आगे पीछे सो जाते। मैं दादी के साथ सोऊंगा, मैं नानी के साथ सोऊंगा, और वो बचपन की कहानी नहीं तो अपने मम्मी पापा की बचपन की स्टोरी सुनना बहुत पसंद करते थे। और अभी भी बोलते दादी बच्चे पापा की कहानी बताओ, बुआ की कहानी बताओ, तो मैं बताती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। मतलब वो घर के ही लोगों को अपना रोल मॉडल मानने लगे। ऐसी बात नहीं है, कहानी तो सुनते ही हैं, लेकिन बोलते हैं दादी आपकी कहानी तो एक ही कहानी बार बार रिपीट करते हो। अच्छा। तो अब उतनी कहानी मैं लाऊं कहाँ से? तो आप और चीज़ों की कहानियाँ उन्हें सुना सकती हैं? हाँ, सुनाती हूँ।
हाँ, और कहानी सुन लेते हैं, उठ के भाग जाते हैं मेरे पास से। सर, आपके जीवन में धैर्य का कितना महत्व है? ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी में हम लोग काफ़ी उतार चढ़ाव देख लेते हैं लंबी उम्र होने के बाद। तो ऐसा एहसास होता है कि बहुत ऐसे क्षण आए हैं लाइफ में जिनमें कि डिसीजन लेना कठिन हो जाता है। कभी पारिवारिक परेशानी, कभी कार्यक्रम का वो प्रेशर और उसमें निर्णय लेने की परेशानी। उस स्थिति में हम देखे हैं कि आदमी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और तुरंत विचलित नहीं होना चाहिए या तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आवश्यकता अगर हो तो अपने घर के अपने सीनियर सदस्यों से राय विचार कुछ कर लें, या अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई इस तरह की परेशानी आ रही है तो अपने सीनियर्स से जो सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनसे गाइडलाइंस ले लें, उनको अपनी समस्या बताएं, वे आपकी मदद करेंगे। और आप धैर्य रखें, तुरंत उद्वेलित नहीं हों और उसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं लें जिससे कि काम को क्षति हो या आपको क्षति हो। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है, कहा जाता है उनमें धैर्य की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, तो युवा पीढ़ी को धैर्य रखने के लिए आप किस प्रकार से कह सकते हैं? बेटे, इसमें युवा पीढ़ी जो अभी का सामाजिक माहौल है उसमें इतना कॉम्पिटिटिव लाइफ हो गया है कि अगर वो एक सीढ़ी भी चूकता है तो उसके ज़िंदगी का वहाँ निर्णय हो जाता है कि आपका कैरियर किस डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जा पाएगा। उस स्थिति में बच्चे काफ़ी उतावले रहते हैं और वो निर्णय चाहते हैं कि हम जल्दी लें और मुझे सफलता तुरंत मिल जाए। उसमें उनसे गलती होती है और वो स्लिप करते हैं। इसलिए धैर्य को तो हर हाल में अपनाए रखें और अपने विवेक और धैर्य दोनों को साथ लेकर ही कोई निर्णय लें। घबरा करके और जल्दीबाजी में निर्णय लेने की कोशिश नहीं करें, उसमें धोखा हो सकता है। सर, आपके जीवन में मनोरंजन और साथ ही साथ आध्यात्म का कितना महत्व है? बेटे, मनोरंजन तो आपको क्षणिक मानसिक सुख देगा, शांति भी मिलेगी, लेकिन जहाँ तक मैं अपना अनुभव रखता हूँ, अध्यात्म की गहराई में अगर आप जाएंगे या उसको समझेंगे, थोड़ा मनन करेंगे, तो आपको वैसे भी थोड़ी चिर शांति मिलती है। मीन्स थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ गहराई में कुछ सुकून है वहाँ कुछ सुलझा हुआ विचार आपके मन में आएगा, मानसिक शांति। और मनोरंजन में तो जैसे आप गाना सुन लिए या कोई सिनेमा देख लिए या कोई कार्यक्रम चल रहा है उसमें बैठ गए, तो जितना देर तक आप इन्वॉल्व हैं वो उस समय तक आप इंटरटेन्ड हैं, आपको मानसिक शांति मिल गई, खुशी मिल गई, तनाव से आप दूर हो गए। लेकिन जो अध्यात्म है बेटे, उसमें आप ऐसा मनन करते हैं कि आपको थोड़ा चिंतन से कुछ आत्मशुद्धि भी होती है और लंबी शांति की ओर आप बढ़ते हैं। और ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। धीरे 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 आप अपना मनन बढ़ाएंगे, एकाग्रचित्ता बढ़ाएंगे तो आप अध्यात्म की ओर और जाएंगे और आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। आप अपने आप को लोग माने या नहीं माने, लेकिन ऐसा समय प्रतिदिन ज़रूर निकालें कि अपने आराध्य को याद करें और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दें और ये विश्वास रखें कि वो जो करेगा वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। लेकिन अपने कर्तव्य से आप चुके नहीं, करते रहें और मनन भी ऊपर वाले को करते रहें। सर, आप क्या ध्यान को अपने जीवन में शामिल किया है आपने? बेटे, वैसा कोई गहरा ध्यान तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन 2-4-5 मिनट, हाँ 2-4-5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम हम आज तक बैठे होंगे कहीं पे, लेकिन हम एकाग्रचित तुरंत हो जाते हैं। पता नहीं, ये ईश्वरीय देन है। और मैं पूजा करता हूँ तो पूजा मतलब कि स्नान वगैरह के बाद ईश्वर को याद करता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि ये मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको समर्पित हूँ और आप मेरा ख्याल रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि मैं किसी के प्रति कोई गलती ना करूं, हमसे गलती नहीं हो, मुझे सद्मार्ग दें और हमें आप ये मार्गदर्शन करते रहें कि हमें क्या करना है, दुविधा में नहीं रहूं। इसको मैं सबसे बड़ा पूजा मानता हूं
और मैं मानता हूँ कि वो हर जगह है। आपको बनाने वाला या जिसको परमात्मा कहते हैं, उसके विशेष पूजा की आपको आवश्यकता नहीं है। आप तो बस उसको याद कर लें और अपने को समर्पित कर दें कि मैं आप पर आश्रित हूँ और मैं आप ही का अंश हूँ, मुझे आप मार्गदर्शित करते रहें और सात्विक विचार रखें, किसी को क्षति नहीं पहुँचाएं। इसे मैं अच्छा पूजा मानता हूँ। अच्छा जी सर, आजकल सर बुज़ुर्गों के कल्याण के लिए सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लेके आई है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार की बहुत अच्छी सोच है और सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि समाज में ऐसे भी केसेज आने लगे थे कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो कुछ जिन बच्चों में अच्छा संस्कार और माहौल में परवरिश ठीक नहीं हुआ है, वे बच्चे उन्हें प्रताड़ित करते हैं, या उनकी कोई गंदी आदत हो गई या गंदा साथ मिल गया, तो वैसा संस्कार ग्रहित कर लेते हैं कि माँ बाप को ज़बरदस्ती, माँ बाप तो ताकत विहीन या शरीर में वो ताकत नहीं रहा कि उससे कोई फिजिकल संघर्ष कर सकें या कुछ बोल सकें। इसका दुरुपयोग करते हुए वो बहुत तरह की बात होती थी जिसमें ज़बरदस्ती उनसे कुछ दस्तखत करा लेना, संपत्ति के लिए कुछ कर लेना, बैंक से पैसा निकलवा लेना। ये सब चीज़ों के लिए जो प्रोटेक्शन मिला है नए कानूनों के तहत, वो बहुत से अपने राज्य में भी है और अगल बगल के राज्यों में भी हुआ है। ये सरकार की अच्छी कदम है और हमारे समझ से सरकार जो ये कानून बनाए हैं उसमें अच्छी बात है। लेकिन सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को कानून बनाना पड़ रहा है? हमें अपने बच्चों को अब पहले से ही शिक्षित करना चाहिए कि किस तरह से हम अपने माँ बाप की सेवा करें। हाँ, ये बात सही है बेटे। इसमें तो हम लोगों का ये जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश, उसमें ये ध्यान देना चाहिए। सभी माँ बाप एक दिन बनेंगे या बने हुए हैं जी। अपने बच्चों की परवरिश आप इस तरह से करें कि वो आपसे सीखें कि अपने माँ बाप के साथ कैसे करना है। और बच्चे तभी सीखेंगे जब आप अपने माँ बाप को जैसे रखते हैं उसका उदाहरण उनके सामने पेश हो। आपको देख करके, आपके प्रवचन से वो आपको फॉलो नहीं करेंगे, आपको देखेंगे तो वो समाज में चलता चला जाएगा। बहुत से कंट्री ऐसे हैं अभी भी जहाँ पर कि माँ बाप की काफ़ी अच्छी देखभाल और काफ़ी रेस्पेक्ट है और वहाँ इस तरह की शिकायत बहुत कम आती है। लेकिन भारत में भी पहले तो ऐसा हम लोग नहीं सुनते थे, लेकिन इधर अखबार में पढ़िए, न्यूज़ में आता रहता है जी। ये गंदी बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और संस्कार के प्रति जो दायित्व है माँ बाप का, उसके प्रति आप सतर्क रहें। आपके जितने भी समाज में बच्चे हैं उनका परवरिश इस ख्याल से हो। स्कूल में भी इस तरह के चैप्टर्स आने चाहिए जिसमें कि इसको चरित्र निर्माण के संबंध में कम से कम सप्ताह में 1-2 क्लासेज ज़रूर होने चाहिए चारों तरफ हर स्कूल में, ताकि बच्चों को ये बताया जा सके कि आपको माँ बाप, दादा दादी के साथ कैसे बिहेव करना है। और कहानी के साथ साथ आपको ये क्लासेज स्कूल में, खास करके प्राइमरी स्कूल में, ये ज़रूर होना चाहिए सप्ताह में 1-2 क्लास। जी मैम, आपने अपने बच्चों की परवरिश में किस तरह से ध्यान दिया? कौन कौन सी बातें, कौन कौन से मूल्य उन्हें सिखाए ताकि वो आज भी उनके जीवन में काम आ रहे हैं? हम लोग भी घर से बाहर ही रहे जिनकी नौकरी के चलते, लेकिन हमारे यहाँ दादा दादी, जैसे हमारे सास ससुर, हमेशा हम लोग के साथ आते जाते रहते थे और हमारे बच्चे भी अटैच थे। वो लोग भी देखते थे और बच्चों को देखभाल तो मुझे ही करनी थी। और सास ससुर की सेवा हमने बहुत की। हमारे ससुर बहुत हमारी तारीफ़ करते थे और बच्चे वही देखे हैं। और आज हमारे बच्चे भी हमारी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। अब आगे का तो मैं नहीं कह सकती हूँ। जी बिल्कुल, आगे भी ध्यान रखेंगे। अभी तक तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी बहू बहुत इज्जत करती है, मेरा पोता पोती भी अभी भी हम ही लोग के साथ सोना चाहता है। सर, आपने नौकरी में होने के दौरान अपने घर वालों को और अपनी नौकरी को किस तरह से मैनेज किया? ओ बेटे, बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। और बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली
हम लोग मध्य वर्गीय नहीं कहिए, निम्न मध्य वर्गीय परिवार के, किसान परिवार के बच्चे थे। हमारे फादर फोरमैन थे एक फैक्ट्री में, और काफ़ी मेहनत से वो आए थे। वो भी उनकी शिक्षा पूरी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर उनका चलता रहा। खेती गृहस्थी भी घर में था। पढ़ाई लिखाई में पता नहीं किया, ईश्वरीय देन है या ऐसा मेरा रहा कि मैं क्लास में अच्छा ही करता था। और बाद में हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए, एडमिशन हो गया कंपटीशन से। अब मैं केंद्रीय विद्यालय पटना का फर्स्ट स्कूल कैप्टन हूँ उस समय अपने टाइम के, और मैं क्लास में फर्स्ट करता था। और ख़ास करके पढ़ाई लिखाई में हम तकलीफ़ में भी पढ़ लेते थे। उस समय तो ये बिजली बत्ती ये सब की उतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैं पढ़ाई कर कर के कंपटीशन में आगे बढ़े, तकलीफ़ में भी रहे तो किसी को कुछ बोले नहीं। जब मैं पढ़ाई करके कॉलेज से निकला तो मैं टॉपर था इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं टॉपर लिस्ट में था, और मेरी नौकरी कॉलेज से ही डायरेक्ट हो गई। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा सऊदी अरबिया का था। हम IIT BHU के प्रोडक्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग किए थे वहाँ से। तो हम वहाँ गए नहीं, हम ये सोचे कि अपने परिवार को देखें। अगर मैं छोड़कर चला गया तो एजुकेशन हमारे फैमिली का छूट जाएगा, इसलिए हम आगे बाहर न जा कर के अपने परिवार को लेकर साथ चलेंगे। फिर मेरे पास नौकरी की कमी नहीं थी, हमारे रिजल्ट के चलते बहुत जगह से नौकरी थी। हम पटना में ही ज्वाइन कर लिए कि मैं बगल में रहूँगा यहीं से, और बच्चों को अपने साथ रखे। सभी भाई के एक एक बच्चे को रखे और उनको एजुकेट किया। और परिवार में हम ध्यान रखें कि एटलीस्ट हर भाई के एक बच्चे को एजुकेट मैं अच्छी तरह से कर दूंगा, तो वो विंग हमारा आगे बढ़ जाएगा। बस यही सिस्टम था, और मैं ये करके अपनी जवाबदेही से लगता है कि संतुष्ट हूँ, क्योंकि सभी भाई के एक एक बच्चे को एजुकेट करके मैं नौकरी में देख लिया। इसी में किसी को प्रताड़ित करना पड़ा, किसी को डांटना पड़ा, किसी को दुत्कारना पड़ा, लेकिन मेरा टारगेट यही था कि वो किसी तरह अच्छा कर जाए। शादी के बाद 20 साल तक हम लोगों ने घर के बच्चों को अपने साथ रखा। हाँ, बिना कोई सुविधा, न वॉशिंग मशीन, न दाई नौकर ज़्यादा, एक कोई दाई वाई रहती थी जी। बहुत मुश्किल था। तो संघर्ष करना पड़ता है समाज में। और तो सर काफ़ी अनुभव आपको मिला होगा, तो उस अनुभव को आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए कि आपको क्या सीखने को मिला इस दौरान। हम लोग समाज को तो यही मैसेज देंगे कि आप अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटिए। आपको आश्चर्यजनक मैं अपना अनुभव बताऊंगा एक, और आप लोग ध्यान से इस बात को समझ लें। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा अपने भाई के बच्चों को पढ़ाता था घर में, और अपने बच्चों पर कम ध्यान देता था। मेरा टारगेट रहता था कि बच्चों को लाए हैं तो उनको पढ़ाएं और वो अच्छा करें। लेकिन ईश्वरीय देन कहें, ये कहने की चीज़ नहीं है, और ये इसको अंधविश्वास भी हम नहीं मानते हैं। हम देखते थे कि हमारे बच्चे स्वतः पढ़ते थे। अब पता नहीं क्या हुआ, हमारी बच्ची भी हुई तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, लेडी श्री राम से वो की, उसको अवार्ड भी मिले। और हमारा जो बेटा भी है वो स्वतः स्कूल से सीधे NDA में चला गया। हम अपने बच्चे पर नहीं के बराबर खर्च किए, और भतीजों को या भतीजियों को पढ़ाने में जितना हम कोशिश किए लगाए, वो स्वतः सब फल हमारे बच्चों को मिला। ये एक आध्यात्मिक विश्वास करने वाली बात है, और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। आप अपने परिवार में अगर करेंगे तो ईश्वर आपको देता है, इसमें मैं नहीं नकार सकता। मैं देखा हूँ इसको, और हुआ है, मेरे साथ हुआ है। आप ये भूल जाएं, परिवार में जो भी आपके साथ हैं उनकी सेवा करें, आपको उससे बरकत मिलेगी। ये मेरा अनुभव है, और मैं बता रहा हूँ। कर्तव्य को पूजा माने, और बहुत जोरदार रूप से बता रहा हूँ कि आप करके देखिए इस चीज़ को, बरकत आपकी होगी। यानी जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारे लिए एक धरोहर हैं। आप उनके साथ जितना बैठेंगे आप उनके साथ उतना सीखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतना लाभान्वित किया। दर्शकों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है कि आप खुश रहेंगे और अपने बड़े बुजुर्गों पर ध्यान देंगे। नमस्कार।